इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण इसका प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है और इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो उसे जाके देख लेना। इसमें हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट इसमें करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब देखो, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में उसको बदलना है। ये हमारा इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अब एक एक करके करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है, देखो उसमें क्या कहता है। उसमें पूछ रखा है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 528। ठीक है, इस प्रकार से एक आयताकार भूखंड हो गया और इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये हो गया 528। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। जो क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। देखो इसका कहने का क्या मतलब है। इसमें बात हो रही है लंबाई की। ठीक है, किसके माध्यम से बताई जा रही है, तो चौड़ाई के। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि इस तरीके से कि चौड़ाई को आप x मान लो, तो लंबाई को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो, इसे सॉल्व कैसे करोगे। इसमें पूछ रखा है कि लंबाई चौड़ाई हमें बतानी है ना। तो देखो, इसको सबसे पहले तो ऐसा करो कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, इसको हम पहले मान लेते हैं। देखो, चौड़ाई हमने मान लिया x। ठीक है, तो इस तरीके से माना आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी, जो इसकी लंबाई होगी, देखो उसमें क्या दिया हुआ है कि जो लंबाई है, यहाँ पे देखोगे तो जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना। चौड़ाई कितना x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो हमने ये मान लिया कि जो आयताकार भूखंड है इसकी जो चौड़ाई है वो x है और जो लंबाई है 2x प्लस का 1 हो गया। और फिर हमें क्या निकालना, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, हालांकि देखो हमें इसको इस वाले क्वेश्चन में हमें इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब पूछ रखा है, लेकिन हम इसको मतलब अगर इसको सॉल्व करके लंबाई चौड़ाई निकालने लगे तो मतलब एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, हमें इसमें केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर ये कहा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो अब देखो आगे देखो, और इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि आयताकार जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528। तो इसको लिख लो कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है ये दे रखा है 528। ठीक है, ये देखा 528। अब देखो, जो आयत का जो क्षेत्रफल कितना क्या होता है, L इंटू का B। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कि लंबाई, देखो अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया 528, इसका मतलब लंबाई गुने का चौड़ाई, लंबाई गुने का चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 528। लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2x प्लस का 1, ये हमारी लंबाई है। गुने में चौड़ाई कितनी है, तो हमारी x थी, इसकी वैल्यू दी हुई है 528। ठीक है, अब आगे देखो, अब इस x की गुना करोगे 2x में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की गुना करोगे प्लस 1 में तो x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 528। ठीक है, अब हम इसको केवल द्विघात समीकरण बनाना ना, तो इसको 2x स्क्वायर लिख लो प्लस का x और प्लस का 528 इधर है ना, तो इधर का माइनस 528 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। और इस तरीके से ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में यही बोल रखा था कि हमें कुछ कंडीशन दी, उसमें हमें द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। अब अगर देखो यहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू आएगी, जिसमें से एक जो वैल्यू नेगेटिव होगी और जो दूसरी होगी वो पॉजिटिव होगी। जो पॉजिटिव होगी वो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकलेगी, जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगी चौड़ाई। ठीक है, और फिर चौड़ाई को हम किसी भी समय जैसे इसमें रख के हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ देखो एक चीज और कि अगर देखो अब हमें इसमें सॉल्व करना नहीं, क्योंकि अगर जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देख रखा है कि अगर हमें द्विघात समीकरण सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, जो पहली वाली जो संख्या है उसको लास्ट वाली संख्या से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 2 को गुना करोगे 528 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1056। फिर इस तरीके से 2 ऐसी संख्या देखो इस तरीके से हमें करना होता है ना, कि हमें क्या है, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करना, तो ये कितना आएगा 1056 आ जाएगा। और फिर इस तरीके से 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
ठीक है, हमें हालांकि निकालना नहीं है, एग्जाम में भी इतने लंबी कैलकुलेशन वाला आता नहीं है, लेकिन अगर मान लेते आ गया और आपको निकालना, तो इस तरीके से आप सोच तो सकते हैं। तो हमें इस तरीके से क्या होता है ना, इस तरीके से इसका आंसर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसका होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। देखो ये ऐसा फॉर्मूला है जो जो इसका शून्य निकालता है, मतलब जो ये दो वैल्यू निकलती है ना, वो इसी के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करो, और इस तरीके से यहाँ से जो एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, तो जो माइनस की आएगी उसको तो हटा देना, प्लस वाली वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी और फिर वहां से लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट सेकंड, उसमें क्या बोल रखा है, उसमें बोल रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306। ठीक है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हालांकि इसमें भी हमें पूर्णांक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि क्या कर इसमें भी जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, तो इसमें भी हमें केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, जैसे होता है 1 फिर 2, तो ये क्रमागत पूर्णांक है, 3 4 ये क्रमागत पूर्णांक है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि दो कौन से क्रमागत पूर्णांक है, 1 2 है या 2 3 है, 3 4 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x मान लेंगे और दूसरे को हम x प्लस 1 मान लेंगे। क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यू देखोगे तो सब में जैसे 3 है और 4 है, तो 4 कैसे बना, 3 प्लस 1 ही तो बना है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं। देखो इसमें लिखा दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 ना, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, इस तरीके से हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया हमने x। तो इस तरीके से माना जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1, क्योंकि क्रमागत है ना, एक के बाद मतलब x के बाद अगली संख्या हमारी आ जाएगी x प्लस का 1। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल मतलब गुना, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि x गुना में x प्लस का 1 ये बराबर दिया हुआ है 306 के। अब कुछ नहीं करना, इस x से गुना करोगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x से गुना करोगे 1 में तो ये हो जाएगा x बराबर का 306। ठीक है, इस तरीके से हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर का 0, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हम यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। अब अगर इसके पूर्णांक निकालने हैं कि सही में वो दो संख्या कौन सी है, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, इससे दो वैल्यू निकल कर आएगी, वापस एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो माइनस का नहीं लेना, प्लस वाले ही लेना, क्योंकि इसमें लिखा धनात्मक। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना आगे। देखो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में बोल रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं कि माना रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की जो आयु है ये हो जाएगी x। तो इसमें क्या लिखा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माना रोहन की माँ की आयु, तो जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस का 26। ठीक है, क्योंकि रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने लिख लिया x प्लस का 26, इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे कि अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, इस तरीके से हमने लिख लिया कि अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अभी रोहन x साल का है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, माँ की जो आयु हो जाएगी, अब रोहन की माँ अभी कितने साल की है, x प्लस 26 साल की, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी प्लस का 3 हो जाएगा, तो x प्लस का 29, ये रोहन की माँ के आगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि उनकी आयु का गुणनफल, उन दोनों की आयु का जो यहाँ पे लिखा है गुणनफल लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब
कि 3 साल बाद जो रोहन की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस का 3 गुना उसकी माँ की आयु की हो जाएगी x प्लस का 29 बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब इस x से गुना करोगे यहाँ पे x में, फिर इसी x से गुना करोगे इस 29 के साथ, और सेम चीज 3 के साथ भी करना है। तो x की गुना करोगे x में तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x की गुना करोगे 29 में तो प्लस का 29x, इसी तरह से 3 की गुना करोगे x में तो ये हो जाएगा 3x प्लस का, और 3 की गुना करोगे 29 में तो ये हो जाएगा 87 इजिकल टू 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 29x ये रहा और 3x ये रहा, तो ये हो जाएगा 32x। ठीक है, प्लस का 87 बराबर का 360। अब देखो क्या, एक्स स्क्वायर लिख लो प्लस का 32x। ठीक है, अब जो 87 उधर जाएगा तो तीन, देखो 360 में से 87 जाएगा तो ये बचेगा 10 में 7 या 3, और ये 15 में से 8 या 7, और ये बचेगा 2, 273 273। ठीक है, तो इसी तरीके से अब 273 इधर का माइनस हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 273, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो वापस वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख रखा था। ठीक है, तभी से हमें वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है और उसकी माँ की आयु कितनी है हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, आगे देखते हैं, और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका लास्ट पार्ट है फोर्थ का। इसमें पूछ रखा है कि जो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, वो 480 किलोमीटर की समान दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इसको याद रखना कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखो जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो तो दिया हुआ 480 और एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मतलब 8 किलोमीटर जो कम हो जाए, तो उसी दूरी मतलब 480 को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की इसमें चाल बतानी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले तो मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, और इसी तरीके से दूरी मान लेते हैं, जो टोटल दूरी है वो दी है 480। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो तो पहले तो ये बात कही जा रही है कि ये 480, देखो ये इसमें ये फॉर्मूला लगता है समय बराबर दूरी बटे का चाल। समय को हम t से दर्शाते हैं। ठीक है, तो t1 बराबर, क्योंकि दो कंडीशन है तो एक में हम t1 लिख लेते हैं। तो t1 बराबर देखो दूरी कितना दिया 480 ना, तो ये हो जाएगा 480, और चाल कितनी है x के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये तो जो है ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से समीकरण नंबर दूसरा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आगे क्या कर रहा है, इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है, तो जो टाइम है वो t2 लिख लो, दूरी तो समान है 480, लेकिन जो अब की बार जो चाल है 8 किलोमीटर कम करना है, तो इसका मतलब x माइनस का 8, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, देखो अब अगर 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है तो उसी दूरी को तय करने में 8 घंटे अधिक लग रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब देखो इसमें t2 में जितना टाइम लग रहा है t1 में जितना टाइम लग रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया वो 3 घंटे का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लो। इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 480 माइनस का x माइनस का 8, माइनस का हो जाएगा 480 बराबर का x, ये हो जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, इस तरीके से इसका हमने इस समीकरण बना लिया। अब अगर क्या देखो, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो कुछ जो 480 दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, 480 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बटे का x माइनस का 8, माइनस का यहाँ पे 1 बटे का x बराबर का 3। अब देखो क्या है, अब इसको सॉल्व करो तो 480 को तो बाहर ही रहने दो। अब जो ये वाला देखो, अगर इनका अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम आएगा x माइनस का 8 गुने का x। ठीक है, ये x इसके गुने में हो जाएगा।
अब जो ये अब तिरछी गुना कर दो, x जो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का। अब इसकी गुना इस दर करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 8। इस तरीके से इसको हमने कर लिया बराबर का 3। अब देखो 480 को अभी बाहर ही रहने दो, अब इसे सॉल्व करो। देखो ये हो जाएगा x, ठीक है। अब ये प्लस का x था ना, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 8 था ना, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, निशान चेंज हो जाता है। इसके अलावा अब इसकी गुना अंदर कर दो, इसकी x की गुना करोगे x में तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 3, ठीक है। और तो इसके अलावा क्या है, अगर जब इसे हम सॉल्व करें तो ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 480, ऊपर केवल 8 बचा, नीचे बचा x का स्क्वायर प्लस का 8 बराबर का 3, ठीक है। और अगर जो आप चाहो तो इस जो इसको आप ऐसा करो, क्योंकि देखो 480 इधर है ना, तो इस साइड आके ये ब्रैकेट मतलब बटे में चल जाएगा, तो 480 यहाँ चल जाएगा, तो इस आप 480 को आप इसको हटा सकते हो। अब इधर से काटो तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 18 160, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 8 बटे का x का स्क्वायर प्लस का 8 बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे का 160, ठीक है। अब क्या करो, इसकी तिरछी गुना कर दो, इसकी गुना इधर हो जाएगी और इसकी गुना इस साइड हो जाएगी। तो देखो अगर जी आप 16 8 करोगे तो 128 होता है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें इस तरीके से, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 16 160 को 8 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 128 मतलब 1280 बराबर ये चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 8। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस का 8, और जो ये है ना 1280 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1280 बराबर का 0। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसके रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो वापस से जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा था उसको आप लगा सकते हो, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। इस फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें दो वैल्यू निकल कर आएगी, एक जो कि पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाली जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा x की वैल्यू आएगी, और इस तरीके से हम रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या है, केवल द्विघात समीकरण बनाना, तो हमने द्विघात समीकरण तक रख दिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन नंबर जो 4 थे उसका प्रश्नावली 4.1 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो को हम 4.2 को इसमें देखने वाले हैं।